हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल वेदांता जूनियर आईएएस। तो दोस्तों, जब हम लोग पीवाईक्यूज को यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, पिछले कुछ दिनों से जो है कुछ वीडियोस मैंने इस पर बनाई है ताकि आप लोगों की थोड़ी सहायता हो सके। सभी जानते हैं कि एग्जाम टाइम का धीरे धीरे एक एक दिन जो कम हो रहा है, वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। तो दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करिए। कुछ चीज़ें आसान करने के पर्पज से मैं आपसे फ्रिक्वेंट टाइम पर मिलने जरूर आता हूं और कुछ नई चीज़ें आपके लिए खोज कर लाता हूं। ऐसे ही फंडामेंटल फाइव्स में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था जिसका नाम है ज्योग्राफी या है, और खास तौर से इसका महत्व जो है न केवल प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मित्रों, बावजूद इसके मेंस या होल प्रिपरेशन में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। चाहे वो एनवायरनमेंट हो, इकोलॉजी हो, जियोपॉलिटिक्स हो, उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री हो, है ना, सब में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी घुसा पड़ा है। फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक, कहीं से भी इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको वर्ल्ड ट्रेड और कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़ना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जियोपॉलिटिक्स एसोसिएटेड टॉपिक है। और इसी तरीके से और इस कारणों से ज्योग्राफी एक मल्टी डायनामिक सब्जेक्ट जो है हो जाता है, और कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट्स का इसको जो है एक स्टेटस मिला है, वो इन कारणों से। मित्रों, 2012 से 2024 तक के पेपर और पीवाईक्यूज को खोजने के बाद कुछ एरियाज का पता चल जाता है। और आपने अगर गौर किया होगा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहीं से दो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो टॉपर की भी आपको जो है बस में नहीं है उसको सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था आपको कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो अच्छे से अच्छा बच्चा भी नहीं कर पाता, और हमें इतनों की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि पिछले सालों से, पिछले कुछ वर्षों में जो टफनेस बढ़ा है प्रिलिमिनरी का, तो आपने देखा होगा कि इसका जो रेशियो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब टफनेस ऑफ द, है ना, आपको जो है हार्डनेस जो है बढ़ जाता है पेपर का। तो आपसे एक्सपेक्ट कोई नहीं करता। 20 क्वेश्चंस लगभग आप छोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों की आदत होती है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सब्जेक्ट पर, या उस वक्त किसी कारण से वह चर्चा में रहे होंगे, जो किसी एक हाथ किताब में दिया हुआ होगा, तो फिर साल भर हम उन्हीं को खोजते रहते हैं कि ये कहां पर दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है, और मिल गई किताब तो उसको खरीद कर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यह हैबिट जो है पूरी तरीके से खतरनाक है, और ये आपको जो है आत्महत्या करने जैसा विषय हो जाएगा। जो भी हमारे पास एक जनरल पर्सपेक्टिव में जो मटेरियल अवेलेबल है, उसी को ध्यान में रखकर अगर हम पढ़ाई करते हैं और पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, पीवाईक्यूज को एनालाइज करने की डेफिनेशन मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में यहां पर एक्सप्लेन की थी, यहां दोबारा उसको रिपीट करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। तो पीवाईक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एस्पेक्ट्स, वेरियस टाइप ऑफ एस्पेक्ट से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% क्वेश्चन लगभग अब तक जो है यूपीएससी में 2012 से लेकर 24 तक जो पूछा गया है, वह 11th क्लास की एनसीईआरटी से मित्रों पूछा गया है। और दूसरी एक मेन रिसोर्सेस यहां पर हमको दिखता है, जो है जिसे लियोंग की किताब। समझ में आ गया? तो जिसे लियोंग को भी आपने पढ़ना है। यह किताब हमारे वक्त भी काफी इंपॉर्टेंट थी, आज भी है, भविष्य में भी रहने वाली है। इसलिए जीसी लियोंग का कोई कंपटीटर नहीं है। हम एक किताब और पढ़ते थे क्लाइमेटोलॉजी के लिए, खास तौर से आरबी बेनेट की किताब को पढ़ा करते थे। छोटी छोटी पुस्तकें आती है लेकिन बहुत काम की है। 2012 से 2024 का पेपर एनालिसिस करने पर यह बात पता चली कि लगभग 85 to 90% क्वेश्चन जो है आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी से एज इट इज शब्द रखकर पूछा गया है यूपीएससी से। उसके कुछ नमूने आपके सामने मैं लेकर आया हूं। जब हम लोग अभी मेंटरशिप में चल रहे थे, उस वक्त का ये मेरा रिसर्च था, और मैंने सोचा कि ज्योग्राफी के संदर्भ में आपके लिए कुछ हाइल्डिंग एरियाज की बात की जाए और इस तरीके के मटेरियल का जो कोरिलेशन है उसकी बात की जाए, ताकि थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर सकूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मित्रों को। और आपने अगर इसमें जितना भी मैंने बोला है, इसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखकर थोड़ी सी अगर हम लोग आते सुधार लेंगे हमारी, तो हो सकता है
लगभग हर साल 15 से 17 या 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी इस पोर्शन पर पूछे गए हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रोडक्टिव एरिया हो जाएगा या होने वाला है। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। Which of the following is or are correct interferences from isothermal maps in the month of January? तो आइसोथर्म लाइंस के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके पास 2024 का पेपर होगा उसको भी आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास में लिखा हुआ है साफ इन जनवरी द आइसोथर्म्स डिविएट। अब जरा सोचने वाली बात है, यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 में द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। यहां पर शब्द भी ने बदला मित्रों, ये देखिए डेविएट शब्द लिखा। इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट एज इट इज। ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट उठाकर यहां पर रख दिया है। ये कोरिलेशन क्या बताता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ में आ रहा है? तो बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी को लाख बार पढ़ना है, वहीं से एज इट इज आपको जो है सवाल मिल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहां पर भी वही है। दिस कैन बी सीन ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियन करंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। शब्द नहीं बदला है मित्रों, मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन वार्मर एंड द आइसोथर्म्स। बहुत ज्यादा गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क आता है ऑब्जर्वेशन से। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन के साथ अगर स्टडी करेंगे, ये तरीका जो है आज से 10, 15, 20 साल पहले था पढ़ाई का, लेकिन आज के गाइड कल्चर ने इस तरीके को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और हम बाजार से रेडीमेड पीवाईक्यूज की कोई किताब लेकर आते हैं। मूल टेक्स्ट बुक के साथ उस गाइड कल्चर की हम लोगों को क्वेश्चन की जरूरत है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन को मूल टेक्स्ट बुक में फंडामेंटल 5 के कौन से सब्जेक्ट के साथ और किस एस्पेक्ट में हम लोग जो को रिलेटेड करके उसको स्टडी करते हैं और फिर ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, तो ये चीजें आपके आंखों के सामने भी स्पष्ट हो जाएगी। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हिडन होती है, समझ में आ रहा है? तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को आगे हम चलते हैं। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट अफेक्ट टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हीट बजटिंग से संबंधित सवाल था। और कितना इंसोलेशन से आता है, कितना रेडिएशन से जाता है, सभी जानते हैं इंसोलेशन रेडिएशन सुबह 4 बजे 0 हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर धरती पर 4 बजे होता है। इस तरीके से इंसोलेशन और रेडिएशन का बैलेंस या हीट बजट जिसको कहते हैं, और खास तौर से थर्मोस्टेट और टेम्परेचर के बीच में ये वेरिएशंस 24 आवर्स के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से आता है। और साल भर में जो भी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर होता है, इसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। यह सारी की सारी चीज एनसीईआरटी 11 क्लास में दिया हुआ है। ये भी रिसोर्सेस 11 क्लास के एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक सवाल आपको मिलेगा यहां पर। Consider the following statement. Statement number 1, thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to pole. Statement number 2, at the equator heat is transported to great heights by strong conventional current. The troposphere is the lowermost layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer and extends roughly to a height of 8 kilometer near the poles and about 18 kilometers at the equator. Thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transported to the great heights by strong convectional currents. देखिए, है ना, हो गया, क्लियर हो गई ये चीजें। तो जब हम लोग मूल टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, सामान्य तौर पर
सभी जगहों पर इस गाइड कल्चर ने हमारी पढ़ने की क्षमता को पूरी तरीके से लगभग खत्म कर दिया। लेकिन जान लीजिए ये यूपीएससी है। समझ में आ रहा है। चौथा क्वेश्चन एक नमूना आपके सामने और एक पेश कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग। ये जरा नहीं आया है अच्छे से, लेकिन आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था 2024 का। Once it start moving towards the crust of it reaches the surfaces, it is referred to as lava. The material that reaches the ground include lava flows, pyroclastic debris. ये है pyroclastic debris ऑप्शन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर pyroclastic debris जो है नंबर 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद वोल्केनिक बम्स लिखा हुआ है ना। उसके बाद एश एंड डस्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। एज इट इज एश एंड डस्ट लिखा हुआ है। एंड गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑप्शन नंबर 3 में नाइट्रोजन कंपाउंड्स लिखा हुआ है। और सल्फर कंपाउंड्स ऑप्शन नंबर 4 में सल्फर कंपाउंड्स लिखा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द सोन आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो क्या क्या निकलता है जमीन के अंदर से, यह बताया गया। तो वोल्केनिक इरप्शन मित्रों जब होता है तो सबसे पहले वेपर्स निकलते हैं, उसके बाद बम निकलते हैं, फिर गैसेस निकलेगा। और ये सारे गैसेस पार्ट है। ऐसे सबसे पहले निकलेगा। अब इसी को उल्टा कर देगा। ये 4 ऑप्शन में से अनुक्रम में या सिक्वेंशियली बताएगा कि सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे बाद में क्या निकलता है, उसके बाद में क्या निकलता है, सबसे लास्ट में क्या निकलता है। तो हो गया ना FYQs कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस कैसे बनेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि वोल्केनिक इरप्शन, लोगों को भ्रम है कि लावा पहले निकलता है। नो, लावा नहीं निकलता। सबसे पहले ऐश एंड डस्ट निकलता है। तो बहुत बड़ी वेपर्स जानते हैं आप कि बहुत ताकतवर होता है। हमारे घर में अगर भगोने पर एक ढक्कन रख दे और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दे तो कुछ समय के बाद पत्थर उड़ भी सकता है। समझ में आ रहा है। इतनी वेपर में ताकत होती है। लाखों डिग्री टेम्परेचर का लावा अगर अंदर खौलता हुआ है और वो अगर बाहर निकलेगा तो सबसे पहले ऐश, धरती का भूपृष्ठ क्रस्ट जो है वह हमारे भगोने में रखे गए ढक्कन की तरह ही ऊपर की परपट्टी जो है ढक्कन का काम कर रही। और जब लावा या ज्वालामुखी का मुख इस ढक्कन को फाड़कर निकलेगा तो सबसे पहले ऐश ही निकलेगी। ऐश और डस्ट पहले नंबर पर निकलता है। फिर कोबल्स पेबल्स निकलता है, छोटे छोटे जो है पत्थर के टुकड़े, फिर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जिसको वोल्केनिक बम कहते हैं। और उसके बाद फिर लावा में ये कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ये सब निकलेगा। तो ये क्रम हो गया। आए हुए क्वेश्चन से बगैर ऑप्शंस को चेंज किए फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस को कैसे देखा जा सकता है या बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं पीवाईक्यूज एनालिसिस। सिर्फ टिक लगाना पीवाईक्यूज एनालिसिस नहीं होता। इसकी डेफिनेशन को मैंने कई बार आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मित्रों ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं बदला, क्रम से 4 ऑप्शंस को अरेंज कर दिया। हाउ मेनी ऑफ द अबो प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, कितने प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो बहुत सारा ये वोल्केनिक इरप्शन का क्वेश्चन था। वोल्कानों को है ना हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से। ये पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के साथ एसोसिएटेड वह क्रिया है कि वोल्कानों और अर्थक्वेक के दोनों साथ साथ चलेंगे। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में अगर लास्ट पन्ने पर अपेंडिक्स में आप देखेंगे तो वोल्केनिक लाइन और अर्थक्वेक की लाइंस को बताया गया है। तो मैपिंग को भी आपको अच्छी तरीके से यहां रेफर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब इस तरीके से हम लोगों ने जो 2012 से 2024 तक का ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद उन एरियाज को निकाला है। इससे स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। और उन एरियाज को हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया। देखिए कि लगभग जो है 15 क्वेश्चन तक पिछले 2024 के पेपर में, ये प्रीलिम 2024 का पेपर है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस अगर करें तो लगभग जो है 17 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा था। अब बुक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, टॉपिक कौन सा था, चैप्टर में कौन से दिया हुआ है, चैप्टर नेम क्या है और पेज नंबर क्या है, सब आपकी आंखों के सामने है। क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी, एटमॉस्फेरिक हेटिंग, चैप्टर नंबर 7 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, पेज नंबर 64 है। उसके बाद जो है ट्रोपोस्फियर, वोल्केनिक इरप्शन, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 3, सारा का सारा फिजिकल ज्योग्राफी है। इसका मतलब फिजिकल ज्योग्राफी को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। एरिया, हाई यील्डिंग एरियाज में बताने जा रहा हूं, 5-10 टॉपिक बताऊंगा, उतने आपने ध्यान में रखने हैं, 100 बार उसको पढ़ना है। ठीक है।
इसके बाद 11th क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी वोल्केनिक इरेक्शन चैप्टर नंबर 3 है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, पेज नंबर 23 है। उसके बाद जीसी लियोंग का रिसोर्सेस कोकोआ के ऊपर जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 में दिया हुआ है, द हॉट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन, पेज नंबर 119। उसके बाद क्लास 11th इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट गंगा ट्रिब्यूटरीज को सजाने के लिए पूछा था, चैप्टर 3 है, ड्रेनेज सिस्टम वाला टॉपिक है, पेज नंबर 22 है। इसके बाद जीसी लियोंग से वेदरिंग है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार का वेदरिंग दिया हुआ है, डेनोडेशन दिया है, 3 पन्नों का टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिए। और ड्रेनेज सिस्टम को आगे चैप्टर नंबर 4 है, वेदरिंग मास एंड मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर, 28 नंबर पेज पर दिया हुआ है। करंट अफेयर्स में और वर्ल्ड मैप नॉर्थ सी, ये करंट अफेयर्स भी है और स्टैटिक पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी भी है, तो सामान्य तौर पर इसको आप पढ़ेंगे मैप से। उसके बाद में जो है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स है, वाटरफॉल्स दिया हुआ है आपको पेज नंबर 108 से लेकर 109 में। जीसी लियोंग माउंटेन्स वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 है, द अर्थ क्रस्ट, पेज नंबर 15-16 में दिया हुआ है। इसके बाद 11th क्लास के एनसीईआरटी से वाटर वेपर अभी मैंने चर्चा की। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेट है, कोरियोलिसिस फोर्सेस पर सवाल पूछा, सोलस्टिक पर को सवाल पूछ दिया। उसके बाद लॉन्गेस्ट बॉर्डर वर्ल्ड मैप, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था, लेकिन था तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस से। तो नेशनल प्लस इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट और उसके साथ साथ जो है कई प्रकार की टोपोग्राफियों के संदर्भ में मैप रीडिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इस आधार पर अगर हम देखें तो सामान्यतः फिजिकल ज्योग्राफी को आपने पढ़ना आवश्यक है, वो एरिया है। इसके साथ साथ बाउंड्री डिस्प्यूट और जियोपॉलिटिक्स के बारे में आजकल सवाल पूछ रहा है, तो इस तरीके से भी पूछता है आपसे। लेकिन सामान्य तौर पर जीएस का पेपर है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आपको जो कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे सवालों को छोड़ देने में ही बेहतरी है। इसके साथ साथ आप ट्राइब्स को पढ़ के जाएंगे, बहुत ज्यादा सवाल आजकल इसके ऊपर पूछता है, चाहे वो भारत की हो चाहे वो आपको इंटरनेशनल लेवल की हो। उसके बाद टूरिज्म, खासतौर से जैसे भी महाकुंभ चल रहा हमारे देश में, बहुत सारे विदेशी सैलानी जो है 56 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंचा है। कहते हैं कि इस बार के जैसे महाकुंभ में विदेशी सैलानी कभी नहीं आए थे, तो ये टूरिज्म की जो संभावना है, टूरिज्म इकोनॉमी की जो संभावना है, उसके ऊपर जो भी पिछले कुछ सालों में आया होगा, पिछले कुछ महीनों में पेपर वगैरह में मैगजीन्स में लिख कर आया होगा, उनको आप थोड़ा सा पढ़कर जाइए, क्योंकि इस ज्योग्राफी के कंटेंट को कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ जोड़कर जियोपॉलिटिक्स को भारत के 4th विजन में कैसे लेकर जाना है, इसके ऊपर ये सोचकर यूपीएससी सवाल बना सकता है मित्रों। तो बहुत सारा एरिया है, इस आइडियाज को आपके सामने शेयर करने का एक ही मकसद था कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस को आप जो है, जो स्टैटिक थीम है या आपको जो एरिया है, उस एरिया के साथ साथ क्वेश्चन बनाने का आइडिया क्लियर हो जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। थैंक यू, और कुछ नई चीजें लेकर आपके सामने फिर से और अगली वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक जो है थैंक यू एंड जय हिंद।